आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ेंगे। इसमें हम कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक ही पार्टी ने लगातार 3 सालों तक 3 बार के चुनाव में अपनी विजय स्थापित की। बिल्डिंग डेमोक्रेसी की चुनौती, यानी कि डेमोक्रेसी को बनाना एक चुनौती थी, वो देखते हैं कैसे। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और इसके जो फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। 1952 में आम चुनाव कराने के लिए भारत की विशाल आकार और कम साक्षरता दर आदि कुछ चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों के बावजूद 1952 में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए, यानी कि उस समय जब फर्स्ट बार इलेक्शन हो रहा था, और इलेक्शन जो हमारा किस बेसिस पे हो रहा था? डेमोक्रेसी के बेस पे। तो जो हमारी जनता थी वो एकदम साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम थी और इतना विशाल आकार। तो क्या ये जो इस तरह से इलेक्शन है वो हो पाता या नहीं हो पाता? उसके बावजूद इतने सारे लोगों ने अटकलें लगाई कि ऐसा नहीं हो पाएगा, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत से लोगों ने मतलब अपने अपने विचार रखे। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे डेमोक्रेसी है सब बहुत ही काफ़ी सफलतापूर्वक इलेक्शन होता है। फिर क्या है? मतदान के तरीके बदलना। पहले आम चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ के अंदर उस उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बॉक्स रखने का निर्णय लिया गया था। 2004 तक पूरा देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शिफ्ट हो गया। यानी कि पहले क्या है? पहले जो मतदान का तरीका था वो अलग था। फिर 2004 के बाद से ईवीएम, जो अब हम मशीनें देखते हैं अपने इलेक्शन में, वो मशीनें तब आई थी। पहले 3 आम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो इलेक्शन है और जो कांग्रेस पार्टी है, लगातार 3 बार के जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। तो इस तरह से इसी दौर को हम एक दल के प्रभुत्व का दौर भी कहते हैं। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व था। इसके कई लोकप्रिय चेहरे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल आदि। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू करिश्माई और बहुत लोकप्रिय नेता थे। यानी कि जो उस समय की जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि सभी विचारधाराओं के लोग उपस्थित थे और बहुत ही दिग्गज नेता लोग उसमें थे। कांग्रेस ने ऊपरी स्तर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काम किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण कांग्रेस जो है लोकप्रिय हुई। केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से पहली बार दुनिया में सत्ता में आई थी। ये पहला राज्य था जहां आज़ादी के बाद गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो है गैर कांग्रेस पार्टी किस राज्य में बनती है? वो हमारी केरल में बनती है। अब कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी वो देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में था। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी वो लगातार 3 बार तक वर्चस्व में रही तो उसका जो मतलब इलेक्शन लड़ने का तरीका था वो लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतांत्रिक स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस ने लगातार 3 बार शासन किया। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की ओर लौटती हैं। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए उसमें जो हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं उसको जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद एकदम उसके अकॉर्डिंग कोई और मतलब उनके आगे कोई और लीडर उस तरीके का नहीं होता और एकमात्र पार्टी होती है जो कांग्रेस पार्टी होती है। इसलिए वो 3 बार तक लगातार पावर में रहती है। कांग्रेस ने विभिन्न समूहों को एक साथ लाया जिनके हित अक्सर विरोधाभासी थे। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं था कि जो सभी के हित समान है वही लोग, बहुत अलग अलग तरह के हित के लोग, अलग अलग तरह की विचारधाराओं के लोग इस पार्टी में शामिल थे। इस तरह से ये जो पूरे देश में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी ये पार्टी। स्वतंत्रता के समय तक कांग्रेस एक इंद्रधनुषी सामाजिक गठबंधन में बदल गई थी जो व्यापक रूप से वर्गों और जातियों, धर्मों और भाषाओं, विभिन्न हितों के मामले में भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कांग्रेस के गठबंधन जैसे चरित्र ने इसे एक असामान्य ताकत दी। यानी कि इसमें जो बहुत सारे विचारधाराओं के लोग थे वो इसे एक असामान्य ताकत प्रदान करते हैं। सहिष्णुता और गुटों का प्रबंधन। अब सहिष्णुता का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को टॉलरेंस कर पाना, और गुटों का प्रबंधन कैसा है वो हम देखते हैं। विविध विचारधारा वाले दलों के समूह को गुट कहा जाता है। यानी कि एक गुट में बहुत से विचारधारा वाले लोग शामिल होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? गुट कहते हैं।
इनमें से कुछ गुट वैचारिक विचारों पर आधारित थे, लेकिन बहुत बार गुट जो है निजी महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्वित्व में नहीं थे। यानी कि बहुत बार क्या होता था, उनके अपने पर्सनल बेनिफिट्स होते थे या फिर जो प्रतिद्वंदी है उसके लिए उसमें निहित होता था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता था। फिर क्या है, कांग्रेस पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने सहन किया और वास्तव में विभिन्न गुटों को प्रोत्साहित किया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी होती है वो उस समय एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग, सभी कोई भी विचारधारा हो या उनके कोई भी वैचारिक मतभेद हो, वो सभी तरह के लोग जो है एक ही पार्टी में हुआ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ और भी पार्टी यानी कि अपोजिट पार्टियों का भी उभार भी होता है, वो हम देखते हैं। विपक्षी दलों का उभार या उदय। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ों का पता 1950 की विपक्षी पार्टियों के एक या दूसरे पक्ष से लगाया जा सकता है। यानी कि जो हम आज देखते हैं सारी पार्टियां हैं, उनकी जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में ही अवेलेबल हैं। इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और अक्सर आलोचना की। जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका क्या काम होता है कि जो पार्टी अभी पावर में उससे क्वेश्चन करना, उससे तर्क वितर्क करना, किसी भी इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, ये अपोजिट पार्टी का काम होता है, जो उसकी आलोचना करने में अक्सर जाहिर होता है। इसने सत्ताधारी पार्टी को रोक कर रखा और अक्सर कांग्रेस के भीतर सत्ता के संतुलन को बदल दिया। अब पार्टी देखते हैं कौन कौन सी थी उस वक्त जो अपोजिशन पार्टी थी। पहले हमारी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं के एक समूह द्वारा किया गया था, जो अधिक कट्टरपंथी और समतावादी कांग्रेस चाहते थे। यानी कि जो सोशलिस्ट पार्टी है इसका जो गठन है वो उसी के अंदर कुछ अब क्या था उसमें, कांग्रेस पार्टी में उसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है सभी की जो विचारधाराएं होती है एकदम बहुत ही उन्होंने एक ऐसा रुख जाहिर कर लिया अब ये कि अब उनको अपनी ही एक पार्टी बनानी है। तो 1934 में क्या देखा जाता है कि एक नई पार्टी जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। फिर है 1948 में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को दोहरी पार्टी की सदस्यता से रोकने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया। इसने 1948 में समाजवादियों को एक अलग समाजवादी पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पूंजीपतियों और जमींदारों के पक्ष में और मजदूरों और किसानों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस की आलोचना की। फिर देखते हैं दूसरी पार्टी क्या, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। इसको हम आज भी देख सकते हैं। 1920 के दशक के प्रारंभ में रूस में बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा लेते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में कम्युनिस्ट गुट उभरे। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। A.K. गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नंबूद्रिपाद, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरैया CPI के उल्लेखनीय नेताओं में से एक थे। और हमारा अब क्या है, भारतीय जनसंघ BJS। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किया था। इसने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया और माना कि देश भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और मजबूत बन सकते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं धीरे धीरे क्या था कि जो इनकी विचारधारा है वो अपनी एक अलग विचारधारा के आधार पर इन पार्टियों का गठन अलग तरीके से हो रहा है। फिर एक स्वतंत्र पार्टी, अगस्त 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का नेतृत्व पुराने कांग्रेसियों जैसे C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी ने किया था। पार्टी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजना, राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके बजाय एक मुक्त निजी विस्तार के पक्षधर थे। फिर क्या हमारा, इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी तो थी लेकिन उसके साथ साथ क्या है, अपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्षी दल भी मौजूद थे। लेकिन जो विपक्षी दल थे वो इस हद तक स्ट्रांग नहीं थे कि जो कांग्रेस को मात दे पाए। तो इस तरह से ये पॉसिबल हो जाता है कि कांग्रेस ने लगातार तीन बार तक अपनी वर्चस्व स्थापित किया और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से।